मारा हरियाणा। राम राम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जींद और रोहतक के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। बड़ी सौगातें दी जाएंगी। जींद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनकी ओर से किया जाना है और थोड़ी देर में रैली को संबोधित भी सीएम सैनी करेंगे। इस दौरान कई अहम घोषणाएं भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे के करीब महम के लिए मुख्यमंत्री सैनी रवाना होंगे। शाम 5:30 बजे के करीब गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे। सीएम सैनी का राजनीतिक तौर पर यह दौरा अहम माना जा रहा है। जींद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वह जनता को संबोधित करेंगे। जींद वासियों को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा और इस दौरान कई अहम घोषणाएं भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद में करने वाले हैं और इसके बाद रोहतक के महम के लिए मुख्यमंत्री सैनी रवाना होंगे। फिर उसके पश्चात शाम के वक्त गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है जो जींद में, फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ही उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। नए नियमों को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया गया है। मंडियों में किसानों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, यह भी कहा गया है। सिर्फ हरियाणा में सभी फसलों में एमएसपी मिल रही है। आज हमें डिजिटल समय के साथ चलना पड़ेगा। तो बता दें कि हरियाणा में मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, चल रही है और इसी बीच में सरकार की ओर से नए नियम भी बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक को लेकर जो एंट्री के लिए प्रावधान किया गया है, नियम बनाए गए हैं, उसको लेकर विरोधियों की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यह गलत है, इन नियमों को वापस लेना चाहिए। इससे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रणबीर गंगवा की ओर से इस पर पलटवार किया गया है, बयान दिया गया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए, जो हम हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलों को एमएसपी देने का काम कर रहा है और हमारी जिम्मेदारी हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा सरकार की जो है, चाहे साथ लगता है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, चाहे यूपी है, उन किसानों की नहीं है। उन किसानों की जिम्मेदारी उन सरकारों की है। इसलिए ये जो जो चाहे बायोमेट्रिक है या फर्द की बात है, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो अपलोड करने की बात है, वो इसलिए की जाती है ताकि हम अपने किसानों को जो है उनकी एमएसपी जो है दे सकें और सरकार की जिम्मेदारी भी वही बनती है। इसलिए आज का समय जो है वो डिजिटल समय है और आज के समय के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। वहीं कृषि मंत्री की ओर से अंबाला कैंट मंडी का दौरा किया गया है। श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। मौसम के कारण फिलहाल रफ्तार धीमी है। कहा कि फसल उठान में देरी न हो, अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया गया। किसानों की समस्याएं जानने के लिए मंडियों का दौरा उनकी ओर से किया जा रहा है। तो समस्या आई तो तुरंत उसका समाधान किया जाएगा, यह भी आश्वासन कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से दिया गया है। मैं आपके भुगतान की बात आपसे पहले एक की थी भाई, लिफ्टिंग के बाद हमारी तुलाई हो जाती है, फिर माल गोदाम में लगता है जाके, उसमें ठेकेदार का टेंडर कर रखा है हमने भाई, जैसे तुलझे इसको माल को लोड करके गोदाम में ले जाओ। लिफ्टिंग के 48 घंटे के बाद किसान की पेमेंट हो जाती है। ये है लिफ्टिंग, हम जल्दी से जल्दी कराने का हमारा टेंडर हो गया, गाड़ियों के नंबर आ गए, पोर्टल पे है, कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरा काम कर रखा, सारा बारदाना है, सब कुछ है। कुछ देखिए, आपकी एक बात तो मेरी भी समझ में आ रही है, बारिश से कभी नुकसान नहीं होता, अंधेरी से नुकसान होता है। यानी कि जब हवा चले, तूफान आए, ओला पड़ जाए, उससे होता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग खेती करते हैं, हमारे को तो यही अब तक कहते आए भी, अगर सीधी सीधी बारिश हो जाए, बिना हवा के, बिना तूफान के, पकी पे हो जाए, उसका भी झाड़ पड़ जाता है।
अब ये मौसम जो चला 15-20 दिन से, ये मौसम था गर्मी का। अब जितनी जल्दी गर्मी आएगी, जल्दी फसल पकेगी, थोड़े टाइम में पक जाएगी, उसकी एवरेज कम हो जाएगी। अगर मौसम ठीक रहे, गिल्ला रहे और उसको पूरा समय मिल जाए फसल को, 2 क्विंटल की एवरेज ज्यादा आएगी इस बारिश की वजह से। कम नहीं होगा अनाज, लेकिन कम कहाँ होता है, आंधी तूफान से वो गिर जाती है, वो उसका डैमेज हो जाती है। वो पकी फसल है, मैं जहाँ ओले की वजह से तो नुकसान में मान लेता हूँ, बाकी तो किसी तरह से कोई नुकसान ही नहीं है बारिश का। तो नहीं, देखिए अब मैं मंडी में आया आपके पास, किसानों से पूछ रहा भाई सर कोई दिक्कत है क्या, आड़तियों से पूछ रहा कोई दिक्कत है क्या, अधिकारियों से पूछ रहे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसको समाधान कर देंगे। अब एक कहना तो ठीक है, कोई अंदाजे से कह देता है, कोई भ्रम में कह देता है, वो बातें तो अलग हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई समस्या आए इसी। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है। बदले मौसम से किसानों को काफी नुकसान हुआ, किसानों की फसल में नमी भी बढ़ चुकी है। सरकार के दावों पर भी सैलजा ने सवाल उठाए हैं। इसी के साथ ही कुमारी सैलजा की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया। कहा कि सभी विधायक हमारे हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर सैलजा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो मौसम आप देख रहे हो, मौसम से काफी नुकसान, नमी भी बढ़ रही है। के अलावा मंडी में एंटर करना ही मुश्किल हो गया है किसान अपनी मंडी में अगर एंट्री नहीं ले पाए, आप उसको फंसा दो, बायोमेट्रिक में फंसा दो, समय की पाबंदी लगा दो, गेट बंद कर दो। 8 गेटों वाली मंडी में केवल 2 गेट खोलो, कितनी देर वो कतार में खड़े रहे। फिर आप ये कहते हो कि भाई जिसकी जमीन है, अब अगर बुजुर्ग माँ बाप के नाम की जमीन है, उनको कहाँ वो बिठा के लेके आए, लाइन में बिठाएं, फिर ढेर पे बिठाएं, क्या करें। बायोमेट्रिक जो हाथ से काम करने वाला होता है, आपको पता है घिस जाते हैं हाथ। क्या बायोमेट्रिक का ये तमाशा कर दिया आपने। फिर आपको गवाह भी चाहिए। किस बात के गवाह चाहिए भाई? अगर आप कोई भी किसान अगर अपने मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको आप कह रहे हो कि गवाह भी लेके आओ। ये सरकार कर क्या रही है? सरकार कहाँ है? ये किसान विरोधी सरकार रही है। जब कानून लेकर 3 काले कानून लेकर आए थे, हमने तभी कहा 1 साल किसान बैठा रहा, ऑलमोस्ट 1 साल उनके साथ आपने करार किया, उसको नहीं आपने लागू किया। पार्टी एक कार्रवाई पर चल रही है, तो मैं बीच में मेरा बोलना अच्छा नहीं होगा, मुनासिब नहीं है। पार्टी एक कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल डैमेज हुआ है। जहां हमारे 37 वोट थे, वहां पे केवल 28 वोट आए। तो पार्टी इसका विश्लेषण तो कर रही है, लेकिन ये मैं मानती हूँ कोई अच्छा मैसेज नहीं है। जीत गए बौद्ध जी, करमवीर बौद्ध जी, उनको बधाई है। ये एक अच्छी बात है कि वो जीत गए, जीत है। लेकिन हाँ, ये कमजोरी आनी नहीं चाहिए। वहीं सरकार को किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से चेतावनी दी गई है। देश भर में बैठकों के बाद आंदोलन को उठाया जाएगा। जल्द ही किसान आंदोलन होगा। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है, खेती घाटे का सौदा नहीं, दिल्ली की कलम बेईमान है। एलपीजी कालाबाजारी पर राकेश टिकैत के आरोप है। 2000 तक सिलेंडर बिक रहा है। लगातार इस पूरे मामले में अब हलचल होती हुई नजर आ रही है। किसान नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राकेश टिकैत की ओर से सरकार को चेतावनी दे दी गई है और इसी के साथ ही यह भी कहा गया है कि जल्द ही एक और आंदोलन को उठाया जाएगा। गैस किल्लत को लेकर भी कड़ा बयान दिया गया। देश भर में बैठकों के बाद फिर से आंदोलन उठेगा। जल्द आंदोलन किया जाएगा। किसान आंदोलन का एक बार फिर से जिक्र करते हुए राकेश टिकैत नजर आए हैं। बिल्कुल आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। लोग जागरूक हो रहे, अपनी जमीन ना बेचे और लोग जागरूक हो रहे। जमीन कोई घाटे का सौदा नहीं है, खेती घाटे का सौदा नहीं है। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये पता रहना चाहिए बस। नहीं, आंदोलन बिल्कुल होगा, उस तरह का मूवमेंट भी चलेगा।
अभी पूरे देश में मीटिंगें चल रही है और जरूरत होगी तो वे मूवमेंट भी चलेगी। कहते हैं जी गैस की कमी हो रही, डीजल की कमी हो रही। जी एक आदमी बताओ मुझे जिसका चूल्हा ना चढ़ा हो। चूल्हे सबका चढ़े, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में चला गया। कोई आदमी कैसा नहीं रहा कि मेरा सिलेंडर नहीं है, मुझे एक आदमी बताओ कोई। लेकिन वो जो 1100 रुपए का 900 रुपए का सिलेंडर था वो 2000 रुपए का कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, ये ब्लैक मार्केट। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस डिपो में बड़ा हादसा हुआ। दो बसों के बीच में दबकर ड्राइवर कैलाश गंभीर रूप से घायल हो चुका है। बड़ा हादसा हुआ है। बस को पीछे करते समय ब्रेक फेल होने से यह बड़ा हादसा हुआ। अनियंत्रित बस दूसरी बस से टकराई, बीच में चालक फंसा रह गया। घायल को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चालक कैलाश को सिर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद चालक परिचालकों में भारी नाराजगी पाई जा रही है। बस संचालन को रोका गया, डिपो में धरना दिया गया। चालकों का आरोप लगाया है कि बसों की सही मेंटेनेंस नहीं होती है। ऑपरेशन मैनेजर अमित की ओर से यह जानकारी दी गई है कि तकनीकी खराबी से यह हादसा हुआ है। तो बता दें कि बड़ा हादसा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर हुआ, जब दो बसों के बीच में एक चालक फंस गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है। वो गुड़गांव से बस आ रही थी, कंडक्टर उसमें बैठे हुए थे, तो यहाँ गेट के पास उसका प्रेशर लीक हो गया। अब जब उसने हल्ला भी काटा ड्राइवर ने, लेकिन जब तक बचते जब तक वो गाड़ी दूसरी गाड़ी में टकरा गई, वो बीच में आ गया। कैलाश है, ड्राइवर ही है। अच्छा। और राजस्थान का रहने वाला है। कहीं पर? हाँ। अब अभी तो हॉस्पिटल लेके गए हैं, अब पता चलेगी, अभी कोई फोन नहीं आया। परेशान हो रहे, आपकी मांग क्या है? इन गाड़ी में पहले तो मेंटेनेंस किया जाए, और दूसरा कि जबकि अधिकारी ने का कोई उसमें वो नहीं करते। ये मैकेनिकल पार्ट है जी, गाड़ी गुड़गांव से चल के आई है, बिल्कुल ओके गाड़ी आई है। अब एकदम से यहाँ क्या हो गया, एक बार चेक कराना पड़ेगा। अच्छा। अब एकदम से इलेक्ट्रिकल पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है, उसमें क्या हुआ एक बार चेक करने। सर क्या नाम है उसका जिनको चोट आई है? कैलाश। कैलाश कितने सर, कहाँ के रहने वाले हो? वो यहीं के ही है, फरीदाबाद के। अभी वहाँ पे लड़का है, उसके अंदर है, उसका एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। मैनेजमेंट से भी बोल करके बसों को थोड़ा दुरुस्त कराएं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं पर खड़ी हुई मिलती है सर ये बसें। ये कि हम ठीक नहीं करा रहे, टाइम पे ठीक हो भी रही है, लेकिन वही है ना कि मैकेनिकल पार्ट है, कुछ भी हो सकता है, मशीनरी पार्ट है, आपको भी पता है जी। एकदम से कुछ हो जाए तो उसको चेक करने के बाद ही पता लगेगा क्या हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, अभी इनको देखते हैं, अभी एक बार बस को चेक करा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बस के पीछे ही। महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गांव मुसनौता में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर हुए हमले में पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बीती रात पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार क्षेत्र में अपराध पर सख्ती से अंकुश लगाया जा रहा है और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। 4 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है और ये वारदात शाम को 9 बजे के अराउंड हुई थी, जिसमें संदीप रूप सिंधिया आरोपी के बुआ के लड़के धीरज को चोटें मारी थी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। नहीं, हमारे पास अभी जो आरोपी भूप सिंह है वो हमारे थाने का एसटी शीटर है, उसके खिलाफ ये मुकदमा मिला के 9 अभियोग अंकित हैं। देवेंद्र रूप देव के खिलाफ ये अभियोग के साथ 2 अंकित हैं। मनोज उर्फ मुन्ना के खिलाफ 3 अभियोग अंकित हैं और जो राम सिंह है उसके खिलाफ 4 अभियोग अंकित हैं। इनमें 3 आरोपियों की और शंका है और जिनको जल्द से जल्द अभियोग में गिरफ्तार किया जाएगा। पंचकुला में शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ 75 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस केस के 12वें आरोपी रौनक ठक्कर को 3 अप्रैल को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी को उसी दिन कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। यह मामला 31 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था, जब पंचकुला निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 5 जुलाई को उसे फेसबुक पर शेयर मार्केट से जुड़ा एक विज्ञापन दिखा और वह ठगी का शिकार हुआ।
ये हमारा एक 75/24 साइबर थाने का मुकदमा है। इसमें ये 12वां आरोपी है। इसको तिहाड़ जेल दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर आज लिया था, जिसको आज गिरफ्तार करके 5 दिन का इसका रिमांड लिया है, जो आगे से इससे पूछताछ करेंगे। ये मुख्य आरोपी है। मामला ये ट्रेडिंग के मामले में पैसे इन्वेस्ट करने का ये मामला है। तो इसमें पहले 11 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं। ये 12वां आरोपी है। अब ये चेकबुक, खाते की चेकबुक और एटीएम कार्ड और सिम लेके दुबई गया था। आगे जो 6 आरोपी है वो आगे दुबई का है और इस टाइम बॉम्बे रहता है, तो उसकी आगे हम तलाश करेंगे। अब रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह के शुभारंभ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ऐसे अनेक नायक हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह। कौन सम्मान देगा इन नायकों को? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो ये आर्य समाज के प्रचारक थे। आजीवन भारत के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित थे। और शाहजहांपुर में उनकी जन्मभूमि नहीं थी, शाहजहांपुर तो उनकी कर्मभूमि थी। कर्मभूमि जो भारत की आजादी के लिए वे वहां जन जागरण के उद्देश्य से वहां कैंप करके रहते थे, आर्य समाज की शिक्षाओं को फैलाने के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, नौजवानों की फौज खड़ा करने के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए। हम भूल गए। जब कोई समय आता है, अवसर आता है, तब तो हम उनका स्मरण करते हैं, शेष भूल जाते हैं। और भारतीय नाट्य अकादमी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अवसर है जब यहां पर आपने यहां मांग रखी है त्रिपाठी जी, और आपने यहां पे बोला है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए नहीं बोला आपने तो भारतीय नाट्य अकादमी में आधुनिक हिंदी के जो प्रणेता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। और स्वदेशी फरीदाबाद में आयोजित विकसित फरीदाबाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर को विकास की नई दिशा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत वाले 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 390 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक का विमोचन कर स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि फरीदाबाद को विकास का ग्रोथ इंजन बनाया जा रहा है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। विकसित फरीदाबाद रैली में सीएम सैनी ने भरी हुंकार। परियोजनाओं से फरीदाबाद के विकास को मिली रफ्तार। 120 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 390 करोड़ की बड़ी सौगात। स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक का अनावरण। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास का नया अध्याय लिखने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम सैनी ने सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में शिरकत कर विकास का नया आयाम गढ़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर शहर को विकास की नई गति देने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए बताया कि फरीदाबाद के विकास के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इस दौरान सीएम सैनी ने 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों आज की यह रैली विकास को
गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक का अनावरण कर स्वच्छता अभियान को नई पहचान दी। इसके साथ ही रोजगार मेले के माध्यम से चयनित युवाओं को बटन दबाकर नियुक्ति पत्र भी सौंपे। सीएम सैनी ने बताया कि फरीदाबाद को देश के सबसे ज्यादा स्वच्छ शहरों में शामिल कराने के उद्देश्य से स्वच्छता शुभंकर का अनावरण और स्वच्छता कॉमिक के किरदार निर्मल ताऊ और निर्मला ताई का शुभारंभ किया गया। मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक्स का अनावरण भी आज यहाँ किया है। और साथियों, मैं फरीदाबाद के नगर वासियों को अपील भी करता हूं कि आपका शहर स्वच्छ बनाने के अभियान में आपका भी योगदान इसमें भरपूर चाहिए। आज यहाँ पर हमने निर्मल ताऊ और निर्मला ताई का भी स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत आज इसका शुभारंभ किया है। ग्रेटर फरीदाबाद में नेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेचर पार्क के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिव्य नगर योजना के तहत बनाया जाएगा नेचर पार्क। 50 कम्युनिटी सेंटर और 300 पार्कों में लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सेक्टर 8 में पीपीपी मोड पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। सेक्टर 12 में खेल परिसर के स्विमिंग पूल को अपग्रेड किया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देगी हरियाणा सरकार। सेक्टर 67 को वाणिज्य सेक्टर के रूप में किया जा रहा विकसित। विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा। विकसित फरीदाबाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डबल इंजन सरकार की उन तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया जिनकी वजह से फरीदाबाद विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। सीएम सैनी ने बताया कि पिछले 11.5 वर्षों में 44 घोषणाओं में से 24 पूरी हो चुकी हैं। बाकी विकास परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा। कुल 1321 करोड़ 57 लाख की राशि विकास कार्यों पर खर्च की गई। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा फोकस। मिशन स्मार्ट सिटी के लिए रुपए 390 करोड़ की राशि जारी की गई है। सेक्टर 75 से 89 तक रुपए 144 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण। रुपए 33.50 करोड़ की लागत से आगरा कैनाल सर्विस रोड का चौड़ीकरण। सेक्टर 31 में रुपए 20 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित फरीदाबाद केवल एक सपना नहीं है बल्कि एक विजन है जिसमें हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।